हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास के अध्याय नंबर 3 हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको चर्चा किया था कि सबसे पहले तो हिंद चीन कहते क्यों हैं। तो हमने पूरी इतिहास को खंगाला तो हमें समझ में आया कि जो हिंद चीन है ना वो 5 देशों से बनी है, जिसमें एक अलग स्वतंत्र देश है जिसका नाम है लाओस, दूसरा स्वतंत्र देश है जिसका नाम है कंबोडिया, और 3 छोटे छोटे देश हैं कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन, जिसको मिलाकर बना है वियतनाम। वियतनाम फ्रांसीसी सीमा से सटी हुई है, चीन से सटी हुई है, इसीलिए वहाँ पर हमने इतिहास को देखा तो हमें पता चला 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी, 15वीं से 19वीं शताब्दी तक हमेशा चीन का आधिपत्य रहा। वहाँ की सभ्यता संस्कृति चीन से मिलती जुलती है, इसीलिए उसे कहा जाता है चाइना। और वही जब हमने भारत लाओस और कंबोडिया में जब हमने गया घूमा देखा तो वहाँ पर बहुत सारी संस्कृत में लिखी हुई अभिलेख मिले हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के बहुत सारी मंदिरें, मस्जिदें मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर हाँ मस्जिद भी है। अब कुछ बच्चे हम देख रहे हैं गौर से कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वहाँ पर एक कुबलई खान नामक एक व्यक्ति गए थे, नहीं तब वो सब भी देखने को मिला है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो इससे पता चलता है कि वह हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है और उसे नाम रखा गया हिंद चीन। अंग्रेजी में कहते हैं उसको हम लोग इंडो चाइना। लेकिन क्या होता है कि स्थिति में बदलाव आती है और धीरे धीरे यूरोपीय देश सबसे पहले भारत में एंट्री लेते हैं और भारत से वो देखते हैं कि आसपास में और कौन कौन से देश है जहाँ पर अपनी आधिपत्य फैलाया जा सकता है। और धीरे धीरे देखते देखते अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सारे देशों पर, और बच गया बगल में वियतनाम, तो उस पर भी अपना आधिपत्य फैलाया है और सब पर अपनी अधिकार कर लिए। ये लगभग कब की कहानी चल रही थी? तो 1863 की कहानी चल रही थी। फिर वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चलती है, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है ना कि वहाँ पर जितने भी आम जनता थे, जब सब लोग सहयोग करते हैं तो धीरे धीरे फ्रांसीसी को भगाकर एक स्वतंत्र देश के रूप में वियतनाम उभर कर आता है। लेकिन क्या होता है ना कि 1954 में ना अमेरिकी थोड़ी सी हस्तक्षेप कर देती है और एक जिनेवा समझौता होता है। जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और जैसे ही वियतनाम 2 भागों में बढ़ती है, आपस में ये लोग संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच में क्या हो जाता है कि उसको कहते हैं हम लोग गृह युद्ध। गृह युद्ध की स्थिति आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कंडीशन बदलता है कि जो उत्तरी वियतनाम है वहाँ पर कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी की सरकार है, जबकि दक्षिणी जो वियतनाम है वहाँ पर निरंकुश शासन है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि कम्युनिस्ट की सरकार बने, साम्यवादी की सरकार बने, इसीलिए डायरेक्ट हुआ क्या करता है, एंट्री ले लेता है इस गृह युद्ध में और धीरे धीरे क्या करता है, पूरे वियतनाम पर अपना आधिपत्य फैला लेता है। एक अनुमान के तहत बताया जाता है कि लगभग 1970-72 के समकक्ष में लगभग 34 लाख जो है ना अमेरिकी सेना वहाँ पर उपलब्ध थी और उसने कई बम वर्षक विमान द्वारा बम बरसाए, आम जनता पर, आम गाँवों में, सड़कों पर, फसलों पर नापाम बम, एजेंट ऑरेंज, फॉस्फोरस बम, इस तरह की कई घटनाएं घटती है। जिसके बाद वहाँ पर माइली गांव की घटना घटती है, जिसके कारण पूरा क्या होता है ना कि जब पूरे विश्व में ये बात फैलती है तो लगता है कि अमेरिका का ना एकदम अलग थलग हो जाता है। ब्रिटेन जो उनका साथी था वो भी छोड़कर अलग हो जाता है कि भाई ये आप गलत काम कर रहे हैं और हम इस गलत में आपके साथ नहीं रह सकते हैं। दबाव पड़ता है अमेरिका से वापस हटने का, तो अंततः क्या होता है कि अमेरिका हटने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब चीन और सोवियत संघ वियतनाम का साथ देना शुरू करता है, खुल करके जब वो सामने आता है, उसका प्रभाव जब बढ़ने लगता है, तो अमेरिका को लगता है कि अब हमें यहाँ से हटना चाहिए और वो झुक जाता है। और वहाँ के राष्ट्रपति उस समय थे निक्सन। निक्सन क्या करते हैं ना कि 5 सूत्री कार्यक्रम, 8 सूत्री कार्यक्रम, कई कार्यक्रम पेश करते हैं, लेकिन वियतनाम भी अब मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो भी कह देता है कि चलो अब युद्ध तो चलेगी ही, और अपनी विमान हमला जो है ना वो जारी रखता है। परिणामतः अमेरिका झुकता है और अंततः
लगभग 1972 में दोनों के बीच में एक समझौता होती है, जिसके बाद लगभग अपनी अमेरिकी सेना वापस आ जाती है और फिर वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है। उत्तरी वियतनाम जो है ना, लगभग सारे जो दक्षिणी वियतनाम है उस पर अधिकार करके, वहाँ की जो राजधानी थी साइगोन पर अधिकार करके उसका नाम रख देता है हो ची मिन्ह, और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दोनों को फिर से एक करके एकीकरण पूरा करता है और वर्तमान में यानी 1975 में पूरा एकीकरण उसका पूरा हो जाता है और लगभग लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों मिल करके एक देश बन जाता है तो अलग अलग, लेकिन अभी भी जो वियतनाम अलग हैं, लाओस अलग हैं, कंबोडिया अलग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। चलिए, ये सब कहानी हमने पिछली वीडियो में देखा था। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो चलिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए, फिर आगे चलते हैं। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि खुद ना कुछ करेंगे और न करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका भी मनोबल तोड़ देते हैं। देखिए, हमने गौर किया है कभी कभी लोग ना, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं ना, तो लोग उनको करने नहीं देते हैं, उसके मनोबल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसीलिए ना, जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर चलते होंगे तो आपके मनोबल को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए, कभी कभी हम गौर करते हैं ना कि आपके मनोबल को बढ़ाने वाले कोई नहीं होंगे, अच्छी सलाह नहीं दे देंगे, और जो आपको नीचे की ओर आपके मनोबल को तोड़ने वाली है ना, ऐसे सलाह ज़्यादा लोग देते हैं। तो इसीलिए ना, अंधे बहरे बन करके रहिए, किसी की नहीं सलाह सुनिए, अपनी बात को ध्यान में लगे रहिए, तो सफलता मिलती ही है, ऐसा हमने देखा है। चलिए, जो भी है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट अंदाज में। चलिए, तो फटाफट के अंदाज में हम आ गए हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का उल्लेख करें। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा था, क्योंकि आप लोग इतिहास तो आज नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत समय से पहले से पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 8 में, 6 में, सब में पढ़े होंगे, तो इतिहास के बारे में आपकी जानकारी तो होगी ही, क्योंकि भारत पर किसका अधिकार रहा था, अंग्रेजों का रहा था। तो हम लोग भारत से अंग्रेज को क्यों भगाए, भगाने का पीछे क्या कारण हो सकता है? जबकि हमने तो शुरू में जब वो आया था तो हम उसको आओ भगत किए थे, खूब अच्छी से स्वागत किए थे, मेहमानबाजी हुई थी, लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ? देखो, शुरू में लगा कि ना ये हमको अच्छा है, हमारे लिए है कि नहीं, विदेश से आया है, व्यापार करेगा, हमें भी लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा, चलो अच्छी बातें करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे स्थिति में ऐसी परिवर्तन आती है कि हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो मतलब अंग्रेजों जो है ना, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए आपने एक सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कविता पढ़ा होगा, झांसी की रानी, और उसमें बताया गया है कि गुमी हुई इसकी आज़ादी की कीमत हमने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में हमने ठानी थी। बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि हमने आज़ादी की कीमत पहचानी थी कि क्या आज़ादी होती है। ठीक सेम कहानी वही हुआ होगा कि जब वियतनाम में फ्रांसीसी गए होंगे तो प्रारंभ में तो लगा होगा कि भाई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है कि विदेशी सरकार कंपनी आई है, हमारे यहाँ व्यापार कर रही है, तो हमें भी लाभ होगा। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो क्या करता है, उस पर अपना उपनिवेश साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब परिणामतः वहाँ के सारे नियम कायदे कानून को बदल देता है। ना तो कहता है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, ना ही तुम लोग अच्छे हो, सब मैंने हमारे देश में ही रह करके हम ही को कहता है कि भाई तुम अच्छे नहीं हो भाई, तो हमें को तो थोड़ा सी गलानी गिरना होगी ना भाई। हमारे घर में रह के हमरा ही खाता है और हमको कहता है यार तुम अच्छे नहीं हो, तुम लोग असभ्य लोग हो। भाई बर्बरता का कोई हद होती भाई, है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसा लगा होगा लोगों को कि भाई हमारे देश में रह करके हमारी ही हानि पहुंचा रही है, इसीलिए उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद की भावना उनमें पनपी होगी, क्या ऐसा जो हमारा ख्याल है। चलिए, तो इसका पहला कारण क्या था, सो समझिएगा। पहला कारण था कि वहां पर जो शिक्षा शुरू की गई थी, सबसे पहली बात शुरुआत हुई थी शिक्षा। कौन सी स्कूल थी? टोकन फ्री स्कूल। तो उसमें बच्चों को बताया जा रहा था कि फ्रांसीसी भाषा पढ़ानी थी, फ्रांसीसी रीति रिवाज समझाना था, बच्चे को फ्रांसीसी बाल की स्टाइल रखवानी थी, कपड़े फ्रांसीसी पहन के आने हैं। तो वहाँ के लोगों को पहली बात लगा कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारी जो पुरानी मूल चीज़ें हैं, वो क्या हो रही है, अब खत्म हो रही है। इसीलिए वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, नंबर 1। दूसरा हुआ 1929-30 में जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी।
ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी, लगभग पूरे देश में हुई थी। अब उस समय क्या होता है कि जो वियतनाम में जो चावल की खेती थी, वियतनाम में जो रबर की खेती होती थी, तो उस समय ना उसकी कीमत बहुत गिरावट हो गई। गिरावट होने के कारण किसान की अनाज बिक ही नहीं रहा था, तो गरीबी छा गई, किसानों में भूखमरी की स्थिति आ गई। अब जब भूखमरी की स्थिति आई तो फ्रांसीसी सरकार वहां उस समय कुछ मदद ही नहीं किया, वो मदद किया ही नहीं। तो वहां के लोगों को लगा कि जो सरकार है ना वो हमारी अच्छी सरकार नहीं है। जब हम लोग खूब अच्छा उत्पादन कर रहे थे, खूब उत्पादन करके विदेश में बिक रहा था, तो हमारा सहायता कर रहा था। आज हम लोगों को भूखमरी की स्थिति, हमारी अनाज नहीं बिक रही है, तो सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए भी उसका विरोध बढ़ा। आगे औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी की नीति। अब वो शोषण वो कर रही थी कि किसानों से अधिक क्या कर रही थी, अनाज का उत्पादन करवा रही थी और सस्ते दरों पर अनाज खरीद लेती थी, अपना सामान को ऊंचे दरों पर बेचती थी, है ना। तो इसलिए भी क्या होता था, वहां के लोगों के मन में लगा कि ये जो है ना हमारा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। अब कहेगा कैसे सर, देखिए कुछ लोग वहां से कहाँ गए थे, चीन गए, वहां से कहाँ गए, जापान गए। जापान जब गए तो जापान में तो आजादी थी। कुछ लोग वहां से गए थे, फिर फ्रांस गए, फ्रांस पेरिस, और वहां गए तो वहां तो आजादी थी। तो वहां पर देखिए भाई कि वहां के किसान को, वहां के लोगों पर किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वियतनाम में लौट के आते थे तो देखते थे कि वहां कोई सामान खरीदोगे ना तो फ्रांसीसी टैक्स देना पड़ता है, भाई टैक्स देना है तो भी मोटी रकम देनी है। इसलिए वहां के लोगों के मन में ना एक आक्रोश की भावना पनपना शुरू किया। हमारे देश में भी तो यही होता था कि आप जाते थे तब पहले आपको ना कोई चीज खरीदने के लिए पहले अंग्रेजी टिकट खरीदना पड़ता था, तब जाकर के आपको सामान खरीदना है। पहले सरकार को टैक्स दे दीजिए तब आप सामान खरीदते रहिए, है कि नहीं। तो ये सब क्या था, इसलिए हम लोग विरोध किए थे। चलिए, तो शोषण की नीति। तो फिर से चलते हैं वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। सुनिएगा, लिखेंगे वियतनाम में राष्ट्रवादी उदय का पहला कारण था फ्रांसीसियों द्वारा वहां के धर्म, वहां की शिक्षा सबको गलत बताया गया। तो लोगों में अपने देश के प्रति वहां भावना उत्पन्न होती है कि हमारे देश में रह करके ही हमारे ही धर्म को, हमारी ही जो हमारी पोशाक पहनावा है तो उसे में क्या बताया जा रहा है, गलत। हमारे देश में रहकर हम ही को ही असभ्य कहा जा रहा है। इस तरह से कुछ लोगों के मन में भावना पनपी, राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से शुरू होती है। नंबर दूसरा कारण था 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जब आई तो वहां पर लोगों की जो अनाज थी उसकी कीमत कम गई, बिक्री खत्म हो गया, तो भूखमरी की स्थिति आई। और ऐसे समय में जो फ्रांसीसी सरकार थी वह किसानों को किसी तरह का कोई मदद नहीं किया। तो लोगों को लगा कि सरकार अच्छी नहीं है। जब हम लोग अधिक उत्पादन करके दे रहे थे, जब ये लाभ कमा रही थी, तब तो हमारे साथ ये रह रही थी। और जब हम लोग गरीबी हो, भूखमरी की स्थिति है, तो हमारे देखने वाले कोई नहीं है। इसलिए इनके मन में वहां पर फ्रांसीसियों के प्रति भावना क्या हो जाती है, फुटती है। और साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, उनकी जो शोषण की नीति थी कि सस्ते दरों में अनाज खरीदिए, ऊंचे दरों में अपनी सामान को बेचिए, अधिक से अधिक कर वसूलिए। तो इस सब के कारण भी लोगों के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। होआ हाओ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, होआ हाओ आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, तो हमने बताया था कि हुआ हुआ कहिए चाहे हुआ हाओ कहिए, क्या है क्वेश्चन किताब में क्या है। चलिए जो भी है, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटांग सा लगता है कभी कभी। तो देखिए, होआ हाओ आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। क्या था, लिखेंगे वहां पर जब वियतनाम में फ्रांसीसियों ने वहां के लोगों को, जो वियतनामी लोग थे, उनको गलत बताया कि आप लोग असभ्य हैं, आप लोगों का जो धर्म है ना वो सही नहीं है। आज सब लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया, पहले तो प्रलोभन दे करके कि भाई आप ईसाई बनिए तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपको सरकारी सुविधाएं मिलना शुरू होगी, राशन फ्री में मिलेगा, है कि नहीं। आप लोगों को कहीं जाने आने में टिकट जो है ना, जो खरीदना पड़ता है वो सब नहीं मिलेगा, माने सुविधा मिलेगी फ्रांसीसी सरकार की तरफ से। जो लोग ईसाई बन जाओगे तो उसको सब जो हम लोगों को सुविधा है वही तुम लोगों को सुविधा मिलेगी। ये पादरी लोगों को प्रलोभन दिए, तब बहुत सारे लोग तो मान भी गए प्रलोभन में, है कि नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ लोग नहीं मानते हैं, हाँ, जब नहीं मानते हैं
तब कुछ लोग जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को क्या करते हैं, जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी के विरोध में, सुनिएगा, इसी के विरोध में एक आंदोलन चलता है, उसका नाम है होआ हाओ आंदोलन, यानी ईसाई पादरी के विरोध में। अब परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे लोग पादरी को पकड़ पकड़ करके मारना शुरू करते हैं, हजारों पादरी मारे जाते हैं उसमें, ठीक है ना। सरकार द्वारा इस आंदोलन को बाय फोर्सली दबा दिया जाता है, लेकिन यही आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बन जाती है, ठीक है। होआ हाओ आंदोलन कैसी थी, धार्मिक आंदोलन, जिसमें बहुत सारे किसको मार दिया जाता है, पादरी लोगों को। सरकार इस आंदोलन को समाप्त कर देती है, दबा देती है। चलते हैं आगे। सुनिएगा, फ्रांसीसी ने मेकांगो डेल्टा में नहरें क्यों बनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। देखिए, तो वियतनाम में एक जगह है जिसका नाम है मेकांग डेल्टा। डेल्टा समझते हैं आप लोग, डेल्टा, डेल्टा मिस माटी, बहुत अच्छी बात है, सही बताई है, इसने बताई तो सही ही बताई है। लेकिन नदियों के मुहाने पर, देखिए, पहाड़ से जब नदी उतरती है ना तो उसकी बेग ज्यादा होती है, लेकिन जब समतल में जाती है तो उसकी बेग कम हो जाती है। उसमें जो कचरा गाद गुद रहता है ना, मिट्टी तट्टी जो लाई रास्ते से लाई, तो उसको वहाँ पर बिछाना शुरू कर देती है, और वहाँ पर ना पानी की धाराएं ना छोटी छोटी हो जाती है। जैसे अपने मान लीजिए, जैसे गंगा ऐसे बह के आ रही थी तो ये मोटी थी, लेकिन जब समतल में गई है ना तो इसकी धाराएं ऐसे ऐसे बटना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे ये सब समुद्र में मिल गई, ये बीच में ना अपनी मिट्टी को जमा कर दी, यही है डेल्टा, ठीक है। तो ये तो पहले से उपजाऊ थी ही, लेकिन क्या होता है वहां पर, क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करता है, वहां पर एक नहर का निर्माण करवाता है, कौन, फ्रांसीसी। तो क्यों करवाया, ताकि यहाँ पर उत्पादन बढ़े, चावल की खेती का वो एक अच्छा जगह था, स्थान था। तो चावल की खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेकांग डेल्टा में नहर बनवाई गई थी। फ्रांसीसी क्यों बनवाए थे मेकांग डेल्टा में, चावल की कृषि खेती को बढ़ाने के लिए मेकांग डेल्टा में नहर बनवाई गई थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम हुआ कि जो पहले कृषि योग्य भूमि थी, मात्र 2 लाख कुछ हेक्टेयर में भूमि थी, और वो बढ़ करके 1930 में हो गया 22 लाख हेक्टेयर में हो गया। जो 2 लाख हेक्टेयर थी वो बढ़ के कितना हो गई, 22 लाख हेक्टेयर, यानी कृषि भूमि की जो जगह थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, नंबर 1। दूसरा क्या हुआ कि उत्पादन इतना ज्यादा होने लगा वहां कि 1930 तक, 1931 की बात करेंगे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया, इतनी उत्पादन हुई। तो परिणाम किसके कारण हुआ, नहर के कारण। नहर जो बना उससे क्या हुआ, तीसरा विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। कोई दिक्कत, तो नहर क्यों बनवाई गई, कृषि को बढ़ाने के लिए। परिणाम क्या हुआ कि जो कृषि योग्य भूमि थी हमारी, उसकी काफी विस्तार हुआ। जो 2 लाख हेक्टेयर में हम लोग भूमि में खेती करते थे, उस जगह पर नहर बनने से हम लोग 22 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती किए, तो जगह तो बढ़ा, साथ ही साथ उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया, माने प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन बढ़ी, जिसके कारण हम विश्व का सबसे बड़ा, मतलब तीसरे बड़े क्या बन गए, हम लोग निर्यातक बन गए, ठीक है। कोई दिक्कत, लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ, पैसा ज्यादा मिला लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई थी। वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन, तो सीधा बात है, वियतनाम को मुक्त करना है इसीलिए ना बनाया गया होगा जी। नाम से देखिए, पढ़िए, वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन क्यों बनाया गया होगा, तो वियतनाम को स्वतंत्र कराने के लिए। माने वहां पर बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि वियतनाम को क्या करना है, अब फ्रांसीसियों से आजाद करनी है। तो इसलिए लोगों को संगठन करने के लिए, 1911 में चीनी क्रांति वियतनामियों को काफी प्रेरणा मिली थी। चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप चीन में मंचू राजवंश का शासन समाप्त हुआ, ठीक है, और चीनी गणतंत्र की स्थापना हो गई। चीन की घटनाओं से प्रेरित होकर वियतनामी विद्यार्थियों ने वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जारशाही स्थापना होकर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का प्रयास करना था, यानी फ्रांसीसियों को हटाकर वहां पर क्या स्थापित करना था, गणतंत्र। कोई दिक्कत,
फिर समझिए, हम लोग पढ़े थे कि वियतनाम में जब स्कूल टोकन फ्री स्कूल हुई तो लोगों को मन में न थोड़ा सा दुख हुआ। तो यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए चले गए कहाँ? जापान, चीन गए। तो वहाँ जब गए ना तो जापान चीन में देखे कि वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन की अध्यक्षता में वहाँ पर क्या हुआ कि एक आंदोलन चलाई गई। अब बरसों से जो चली आ रही थी मंचू राजवंश, उस राजवंश को हटा करके, हरा करके आज चीन को गणतंत्र घोषित किया गया। तो विद्यार्थियों के मन में भी एक भावना जगी, जो वियतनामी विद्यार्थी थे उनके मन में भी भावना जगी कि हम लोग भी कोशिश करेंगे ना तो हमारे देश में भी गणतंत्र की स्थापना हो सकती है। इसीलिए उसी से प्रेरणा पा करके सारे विद्यार्थियों ने एक वहाँ पर बनाया संगठन जिसका नाम रखा वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन। वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए, ताकि वहाँ जारशाही शासन, राजा जो है ना वो खत्म हो जाए, फ्रांसीसी शासन खत्म हो जाए और वियतनामी गणतंत्र की स्थापना हो। अब आगे चलते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे वियतनाम में बहुत सारे बागान की खेती है, बागानी कृषि वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जब फ्रांसीसी जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, जो बागानी कृषि के मालिक थे, जो जिनकी बागान होती थी, उन मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई। किसान जो छोटे छोटे थे या जो मजदूर लोग थे उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। यहाँ तक कि बागान में अगर काम करने वाले मजदूर अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको वेतन भी नहीं दिया जाएगा और उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति को ज़्यादा सुविधा, एक व्यक्ति को बिल्कुल कोई सुविधा नहीं दी गई। ये व्यवस्था कहलाती है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। नहीं लगता है कि एक तरफा का मतलब कि एक तरफ में सबसे ज्यादा सुविधाएं, एक तरफ में कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या हो, चलते हैं आगे। हमें नहीं बुलाया गया था, उधर दूसरे लोगों को बुला रहे थे। चलिए, बाओदाई के विषय में क्या जानते हैं? देखिए, बाओदाई कौन थे? तो निरंकुश राजा थे, है ना, निरंकुशता के प्रतीक थे। जब यहाँ से जापान जाने लगा था, कहाँ से? अन्नाम से, तब बाओदाई को ला करके वहाँ पर उसकी सरकार बना दी। फिर जब वो अमेरिका जाने लगा, चीन जाने लगा, सॉरी ये फ्रांस, तो उसको बुला करके उसकी सरकार बना दी। यानी बाओदाई क्या थे? अन्नाम के राजा थे जो निरंकुशता के प्रतीक थे। वो पुरातन व्यवस्था जो थी, पुराना वाला राजा, उसके हिसाब से चलना चाहते थे। वहां पर गणतंत्र की स्थापना और साम्यवादी की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चलते हैं। बाओदाई वियतनाम के प्राचीन राजवंश का सम्राट था। जापानियों ने हिंद चीन से वापस लौटते समय अन्नाम का शासन बाओदाई को सौंप दिया, लेकिन बाओदाई साम्यवादियों का सामना करने से असमर्थ था, इसलिए उसने अन्नाम छोड़कर सम्राट का पद त्याग दिया और वियतनाम से चला गया। फिर फ्रांसीसियों ने बाओदाई को ला करके वहां पर अपना शासन स्थापित करवा दिया। पहले क्या हुआ था, वो एक राजा था लेकिन अच्छा राजा नहीं था, निरंकुश राजा था। तो जब यहाँ से जापान जाने लगा था तो उसको बाओदाई को सरकार दे दिया कि तुम यहाँ शासन करो, निरंकुशता का शासन। वो जब चला गया तो वहां पर उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी थी, तो साम्यवादी और बाओदाई के बीच में, दक्षिणी वियतनाम के बीच में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। तो ये भाग गया यहाँ से फिर से पेरिस। और जब फ्रांसीसी की सरकार फिर से वहां पर स्थापित हुई तो उसको अमेरिका ला करके फिर से सरकार बना दिया कि तुम रहो यहाँ पर, शासन करो। तो कुछ दिन किया तो दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई, क्योंकि निरंकुशता के समर्थक थे। हो ची मिन किसके समर्थक थे? साम्यवादी के। तो इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा क्या हो रहता था? टक्कर होता है। बेचारा देखता था कि हरदम लड़बे करेंगे, गद्दी पर कौन सी बैठेंगे हम, ये तो हमारा सब दिन लड़ाई ही करता है, खाई देता है अच्छा से नहीं है ना, भाग जाता था ये अपना। कहाँ? पेरिस। चलिए आगे चलते हैं। अरे नहीं आया है, बैठो, लाइन कभी से कट्टा हुआ है, बैठो। वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? अरे बुआ सुनो ना तरका सा, वियतनाम का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो देखिए, वियतनाम का विभाजन होने का मेन कारण था फ्रांस और अमेरिका की चाल। वो चाहता था कि फ्रांस और वियतनाम जो है ना, जब दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा ना, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेगा, हम आराम से बैठ के जो है कि दोनों को देखते रहेंगे।
हाँ बात खत्म, यही कहानी था। माने दोनों को लड़ाते रहेंगे, वही कह रहा। देखिए वियतनाम फ्रांस के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई। अमेरिका हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का निश्चय लिया, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई और तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया, है ना। अब देखिए क्या होता है, ब्रिटेन फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे। समझौता की नीति अपनाई गई, जिसके जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और 1954 के जेनेवा समझौता में इंडो चीन लाओस कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए, लेकिन दोनों राज्यों को अवैध राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। माने देखिए इसकी किसकी चाल थी, ये फ्रांसीसी की चाल और अमेरिका की चाल थी, क्योंकि वहां के सबसे प्रसिद्ध नेता कौन थे, हो ची मिन। हो ची मिन किसके समर्थक थे, साम्यवाद के समर्थक थे। अब अगर हो ची मिन होता तो साम्यवाद वहां जल्दी पनप जाता नहीं। तो अब जो है अमेरिका वहां पर चाल चलता है, कहता है कि तुमको साम्यवादी कम्युनिस्ट हम प्रचार करने नहीं देंगे, और लोग वहां कहते हैं कि हम प्रचार करवे करेंगे क्या। तो दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई होने वाली है। तो वहां पर क्या होता है कि एगो सम्मेलन बुलाया जाता है जिनेवा में 1954 में। सब बीच लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अमेरिका कहता है कि न हम जबरदस्ती लड़बो, अब वियतनाम कहता है कि न हम साम्यवादी जबरदस्ती फैलेबो। अब दोनों के बीच में लड़ाई की स्थिति है। तो इस झगड़ा को खत्म करने के लिए, इस झगड़ा को खत्म करने के लिए एक निर्णय लिया गया। क्या क्या ऐसा करते हैं ना कि वियतनाम को दो टुकड़ा कर देते हैं, एक दे दो तुम हो ची मिन को, वो अपन साम्यवाद अपन फैला लेगा, अपन ओकरो मन पूरा हो गया ना। अरे सब में नहीं हुआ तो तनको में तो हुआ ना, तो और बात पूरा हुआ ना, तू अपन उधर रहो। अमेरिका को कहा कि तू इन्हें रहो, थोड़ा दक्षिणी दे देते हैं वियतनाम, आधा आधा, दोनों खुश। चलिए यही बात लेकर के वियतनाम को क्या कर दिया गया चलिए तो वियतनाम क्यों बांटा गया था कि हो ची मिन चाहते थे साम्यवाद की प्रचार, अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद की प्रचार न हो। माने एक ही जगह पर एक साथ दो शासन कैसे हो सकती थी, इसीलिए दोनों के बीच में एक निर्णय लिया गया कि इसको आधा आधा बांट दो, आधा में साम्यवाद कर दो, आधा में निरंकुश शासन कर दो। अमेरिका का मन खुश हो जाएगा और हो ची मिन का भी मन खुश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए बुआ ए सुनिए ना, अगला क्वेश्चन फिर वो पूछ दिया कि जेनेवा समझौता क्यों हुआ था, तो अमेरिका के मन खुश करे खातिर। तो और की बात वही है। सुनिए सुनिए ए सुनिए, पहले सुनिए शांति से। देखिए हुआ क्या कि 1945 में वियतनाम आजाद हुआ, तो फ्रांसीसी तो मन बना लिया था कि अब एकरा छोड़ देंगे, तो ठीक बात था। तो हो ची मिन ने अपन सरकार बना लिया, वहां साम्यवादी की सरकार बना लिया। अमेरिका को ये बात रास नहीं आया, मन होकर एकदम दुखी हो गया कि साम्यवाद काहे होगा ना। तब फ्रांसीसी को उकसाया, पुछरी उछरी ऐंठ के उठ के कहा उर चलो हाँ देख। तो वो बेचारा फिर आया हारले मन से, कहा कि जब फ्रांसीसी महासंघ होगा, अब वियतनाम को हम आजाद नहीं किए, अब तो हमारे अंदर में रहेगा, नहीं रहेगा। तो उस समय वियतनाम उसकी बात माना नहीं, तो दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति थी। हनोई समझौता किया गया 1946 में। मजबूरन जो है वियतनाम को मानना पड़ा उसकी बात को, फ्रांसीसी महासंघ में शामिल भी हो गया। लेकिन ये तो मान लिया हो ची मिन, लेकिन वियत मिन के जो सेना थी वो मानने के लिए तैयार। फ्रांसीसी और वियत मिन की सेना में लगातार टक्कर होती रहती थी, टक्कर होती। इस टक्कर में बहुत सारी फ्रांसीसी सेना हार गई। सुनिए ना, बहुत सारी फ्रांसीसी सेना हार गई। तो फ्रांसीसी को लगा कि हमारे पास इतना ताकत नहीं है जो हम इसको हरा सकते हैं, इसीलिए यहाँ से वापस चलते हैं। तो चल दी बेचारा वो। लेकिन ये बीच में ना अमेरिका जो है ना वो एकदम उतावला हो जाता है कि ना, साम्यवाद की प्रचार किसी सूरत में वियतनाम में नहीं होना चाहिए। हो ची मिन कहता है कि हम साम्यवाद का प्रचार करवे करेंगे। इधर लाओस कंबोडिया भी कह रहा है कि हम साम्यवाद की प्रचार करवे करेंगे। तो सब कह रहा है कि हम साम्यवाद की प्रचार करेंगे, अमेरिका कह रहा है हम होने नहीं देंगे। तो दोनों के बीच में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ, अब वियतनाम, चीन और सोवियत संघ एक तरफ। तो लड़ाई तो फिर विश्व युद्ध वाला हो जाता। अभी अभी तुरंत तो हम विश्व युद्ध से हटवे किए हैं 1939 से 1945 तक। तब पूरा दुनिया को लगा ना कि अमेरिका इधर जिद ठान ले है
कि हम वहां पर साम्यवाद होने नहीं देंगे, और रूस कहता है, सोवियत संघ कहता है कि हम वहां पर साम्यवाद प्रचार करके छोड़ेंगे। तो वियतनाम को लेकर के ये दोनों देश कहीं लड़ ना जाए फिर। तो कहा कि ऐसा करते हैं, इसको भुला करके समझौता किया जाता है। अमेरिका को खुश करने के लिए, सोवियत संघ को खुश करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है जेनेवा में 1954 में। अब वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है। कहता है आधा में साम्यवाद, आधा में पूंजीवाद। आप खुश दोनों। तो जेनेवा समझौता किसके लिए? अमेरिका को खुश करने के लिए। क्या हो, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, माइली गांव की हत्याकांड क्या थी? माइली हत्याकांड का परिचय। तो हमने बताया था आपको कि अमेरिकी सेना वहां पर नापाम बम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस बम, गैलन के गैलन गिराया एजेंट ऑरेंज। बाप रे बाप, वहां पर तब पेड़ पौधा सब सूखिए गया था। कितना आदमी मर गया, हजारों हजार मर गया। तो यो अमेरिका वाला के मन खुश नहीं हुआ। अमेरिकी सैनिक ने एगो घिनौना काम कर दिया। एगो माइली गांव थी, वहां पर जितना पुरुष था सबको पकड़ लिया, बंधक बना लिया, सबको हाथ बांध के, गोर बांध के एकदम खड़ा कर दिया। अब पहले के गांव में तो आदमी कितना रहता था, तनी मनी तो रहबे करता होगा। और सब महिला लड़की सबको उठा के ले गया, बलात्कार किया। एक दिन नहीं किया, वो कई दिन तक रखा अपने साथ, बलात्कार किया। जब ओकरा के मन भर गया, सबको, पुरुष महिला सबको गोली मार दिया। गोली मार दिया, ओकरो से ओकरा मन नहीं भरा, आग लगा दिया पूरे गांव में। ई मैंने एगो बूढ़ा आदमी वो गोली कान में बच गया बेचारे। वो जब अमेरिकी सेना जब चला गया तो वो चुपचाप वहां से निकला और जा करके वियतनामी सेना जो है था वियतमिन का, उकरा जाके कह दिया। ये बात ना पूरा देश में एकदम न्यूज़पेपर में छप गया। उसके बाद ना पूरा जो है चीन में और जापान में, उधर सोवियत संघ में ये बात पूरा प्रचार, पूरे विश्व में ये बात फैल गया। अमेरिका को ये बात का थू थू होने लगा। ये घटना कहलाती है माइली गांव की घटना। पूरा अमेरिका, देखिए ये घटना के बाद ना अमेरिका का ना पूरा देश साथ छोड़ दिया कि अमेरिका वाला ना बहुत खराब काम किया है। पूरा देश अलग हो गया, पूरा विश्व जो है ना किसके साथ आ गए? वियतनाम के साथ। अकेला बच गया अमेरिका। अमेरिका को लगा कि अब यहाँ से भागना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है सब लोग समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे।